नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। 2008 मालेगांव ब्लास्ट के 13 साल बाद अब धीरे धीरे सच्चाई के करीब देश पहुंच रहा है। अभी एक विटनेस ने कोर्ट में बहुत बड़ा रेवलेशन किया है। विटनेस ने कोर्ट में यह कहा कि किस तरीके से उसको टॉर्चर करा गया था महाराष्ट्र एटीएस के ऑफिसर्स द्वारा कि वो जानबूझ के योगी आदित्यनाथ और आरएसएस लीडर्स का नाम ले। अब इसके बाद पूरा टेंशन वापस से हिंदू टेरर वाले नैरेटिव पर आ चुका है। हिंदू टेरर वाला झूठ, हिंदू टेरर वाली कॉन्स्पिरेसी, जो अब धीरे धीरे लग रहा है एक राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी थी, आतंक से ध्यान को भटकाने की, इस्लामिक आतंक से ध्यान को भटकाने की, वो धीरे धीरे देश के सामने आ रही है, जिस हिसाब से कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी शायद से सूत्र बताते हैं कि अगर जिस हिसाब से केस आगे बढ़ रहा है, और सूत्र मुझे बता रहे हैं कि 2006 में जब उस वक्त यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको याद होगा 8 सितंबर 2006 जब मालेगांव ब्लास्ट का पहला अटैक हुआ था, जिसमें 40 लोगों की जानें गई थी और 125 लोग इंजर हो गए थे। इनिशियली महाराष्ट्र एटीएस ने सिमी और लश्कर तैयबा को इसका आरोपी घोषित किया था। 2013 में चार्जशीट जब फाइल होती है तो उसके अंदर अभिनव भारत का नाम इंसर्ट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। आरवीएस मनी, जो उस वक्त के महाराष्ट्र एमएचए के अंडर सेक्रेटरी थे, यूनियन एमएचए के अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताब द मिथ ऑफ हिंदू टेरर में लिखा है कि जब वो दिग्विजय सिंह, जो सीनियर कांग्रेस लीडर है, उनसे उस वक्त मिले थे और लेट हेमंत करकरे से मिले थे और होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल से एक कमरे में इन सब मिले थे, तो वो कहते हैं अपनी किताब में कि दिग्विजय सिंह जी ने उनसे पूछा और इनपुट जानने की कोशिश करी इन्वेस्टिगेशन पे, तो आरवीएस मनी ने उनको आतंक के लिंक के बारे में काफी कुछ बताया, पर दिग्विजय जी खुश नहीं थे आरवीएस मनी के हिसाब से। वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आतंक के पीछे के जो एक्यूज्ड है वो सिर्फ एक ही धर्म से है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह जी के कई बार के क्लेम में आया था कि बजरंग दल को उन्होंने रेफर किया था इसके पीछे। ऐसा आरवीएस मनी अपनी किताब में कहते, सब आरवीएस मनी अपनी किताब में कहते हैं। थोड़े देर समय बाद दिग्विजय सिंह वही लीडर बन गए जिन्होंने 26/11 में पाकिस्तान ने जब हमारे देश पे आतंक मचाया था तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान का आतंक है पर आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी। अब मैं वापस आता हूं मालेगांव पे। सबको एक जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या सब आइसोलेटेड है या जोड़े हुए हैं ये आपको समझना है। मैं वापस से मालेगांव पे आता हूं। अब आप देखिए कि जब पहला मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो सिमी और लश्कर तैयबा का नाम आया। 15 मेजर टेरर अटैक्स इस देश के अंदर हुए थे 2006 और सितंबर 28, 2008 के बीच में। 15 सितंबर 28, 2008 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तब सेकंड मालेगांव ब्लास्ट हुआ था। मोस्ट ऑफ दीज अटैक्स के अंदर दोस्तों सिमी का और लश्कर तैयबा का हाथ पूरा क्लियर था। जिस हिसाब से आईडीज का इस्तेमाल किया जाता था पूरी तरीके से क्लियर था। 2007 के समझौता ब्लास्ट में पहली बार हिंदू टेरर का झूठ को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, और ऐसे समय कोशिश की थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके लिए कसमानी को ब्लेम किया था, जो चीफ फाइनेंसियर था लश्कर तैयबा का। पर हमारे वहां पे नेता लोग हिंदू टेरर की बात कर रहे थे, और लेटर ऑन यही किस्मानी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। सुशील कुमार शिंदे जी, चिदंबरम जी, दिग्विजय जी ने तो उस वक्त हिंदू टेरर की थ्योरी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। शायद क्या इसलिए था क्योंकि 2009 के अंदर जनरल इलेक्शंस आ रहे थे और मुस्लिम वोट को साथ में करना था। देश का सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट को अपील करने के लिए हिंदू टेरर की झूठ आगे बढ़ाई थी। दोस्तों, 2019 में हम आते हैं। समझौता का झूठ पूरी तरीके से सामने आ चुका है। स्वामी असीमानंद को एनआईए कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, क्योंकि एनआईए इतने सालों के बाद भी यह नहीं स्थापित कर पाई कि वो गुनहगार थे। 13 साल बहुत लंबा समय होता है। इतना टॉर्चर, इतना टॉर्चर, इतना टॉर्चर। साध्वी प्रज्ञा जो एक्यूज थी वो कैंसर सर्वाइवर है, और लेट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जो एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है, उन सबका टॉर्चर पब्लिक डोमेन के अंदर है। उनको मारा गया था, उनको असॉल्ट किया गया था, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर उनको टॉर्चर किया गया। ये सब देश के सामने है। पर आज सवाल ये है
कि अब जब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है, और अब बहुत सबसे बड़ा सच जब सामने आया है कि विटनेस को फोर्स किया गया था कि वो योगी आदित्यनाथ और आरएसएस का नाम ले, अगर ये सब जो बात विटनेस कह रहा है वो सच साबित हो जाती है दोस्तों, तो मालेगांव हिंदुओं के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और क्या उस वक्त की राजनीतिक पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, ये देश को इसकी जांच करनी चाहिए। अपॉलॉजी, माफी, ये सब बहुत छोटा है। 13 साल वापस नहीं आ सकते, कर्नल पुरोहित के 13 साल वापस नहीं आ सकते, पर ये देश एटलीस्ट इसके पीछे के असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, भले वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो गए या वो राजनेता हो गए। दोस्तों, ये सच्चाई हमें तभी पता चल पाएगी जब ये ट्रायल कंक्लूड होगा। परमबीर सिंह का नाम कई एक्यूज ने लिया है, पर परमबीर सिंह के पीछे नेता कौन था, ये सब हमें देखना होगा। अगर ये जो एक्यूज कह रहे हैं ये कोर्ट में स्थापित हो जाता है तो ये हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश थी। और इसीलिए मेरा आरोप, जो करोड़ों देश के निवासियों का आरोप है कि क्या यूपीए ने योगी आदित्यनाथ और हिंदू नेताओं को फंसाने के लिए मालेगांव ब्लास्ट का एक इस्तेमाल किया था, यह सवाल पूछा जा रहा है। और मेरी दलील, जो करोड़ों सनातनी हिंदुओं की दलील है, मालेगांव साजिश का पर्दाफाश होने के लिए जरूरी है कि उस वक्त के अधिकारियों और नेताओं को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, तभी असली सच सामने आएगा। दोस्तों, कल मेरे सामने समीर कुलकर्णी जो एक्यूज्ड है केस में, उन्होंने ये कहा था कि विटनेस ने कोर्ट में ये कहा कि योगी आदित्यनाथ और आरएसएस लीडर्स का नाम लेने के लिए विटनेस को कहा गया था, और आज योगी आदित्यनाथ ने यही बात रैली में करी। जरा सुनिए और हम उस मुकदमे को शुरू करेंगे। किया, मुझे हैरेसमेंट किया, बहुत दिनों तक मुझे पूना और मुंबई के एटीएस के ऑफिस में इलीगल डिटेंशन रखा गया। और उसने आज यह भी कहा कि केवल और केवल मैं 5 आरएसएस लोगों के जब तक नाम ना लूं, वो 5 नामों में प्रमुखता से स्वामी असीमानंद महाराज, योगी आदित्यनाथ जी, हाँ, और असीमानंद महाराज, योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार और दारा से बोलिए देवधर जी और काका जी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। दोस्तों, लेफ्टिनेंट पुरोहित इंसाफ, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित अभी भी इंसाफ के लिए वेट कर रहे हैं। 13 साल कम समय नहीं होता है। देश को मालेगांव के पीछे का सच जानना जरूरी है। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर रतन शारदा जी, फेमस ऑथर जुड़ रहे हैं और थिंकर। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एमएच खान जी, जो बीएसपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़ रहे हैं। पंकज शर्मा जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और डॉक्टर सैयद असद अब्बास जुड़ रहे हैं, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं पंकज शर्मा जी और गोपाल अग्रवाल जी के साथ, और उसके बाद में एमएच खान जी आपके पास और रतन शारदा जी के पास आने वाला हूं। देखिए पंकज शर्मा जी, इतनी जल्दी क्यों थी उस वक्त हिंदू टेरर की बोगी और झूठ को बोलने की? अब कोर्ट के सामने सब धीरे धीरे सच आ रहा है। अगर यह कंक्लूड होता है जिस डायरेक्शन में जा रहा है और कोर्ट यह कह देता है कि मालेगांव में जो हिंदू टेरर का जो पूरा झूठ था उस वक्त का, आप समझ रहे हैं
आपके उस वक्त के नेताओं पे अगर ये प्रूव हो जाता है तो कितनी बड़ी हिंदुओं के खिलाफ साजिश होगी। आपने असीमानंद जी को पहले आपने एक्यूज करा, उसके बाद सब चार्जेस से वो जितने भी चार्जेस थे, भले वो अजमेर का ब्लास्ट की बात हो गई उससे वो बाहर आ गए। अगर इस वक्त मैं बात करूंगा तो इसके मालेगांव उससे बाहर आ गए। सब के सब आरोप झूठे साबित हुए। तो क्या एक साजिश रची गई थी? पहली चीज तो यह है कि किसी भी टेरर को किसी रिलीजन का कलर देना ठीक नहीं। दूसरी चीज यह है कि सारे निष्कर्ष तो आप निकाल चुके हैं, बहस के साथ बता रहे हैं आप। शुरू से मैं आपका व्याख्यान सुन रहा हूं, उसमें आपने सब कह ही दिया कि अब तो ये सब सच्चाई सामने आ गई है। कोर्ट तो जब कंक्लूड करेगा प्रदीप भंडारी जी तब करेगा। आपने तो आज ही कंक्लूड कर दिया। रह गई बात ये सब जो दाव पेच खानी होते हैं और जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इससे ये कहना कि जो कुछ बीच बीच में गवाह बदल जाते हैं, अब ये 220वें नंबर के गवाह थे जिनकी बात पर आप सारे मुकदमे को पेश किए हुए हैं आज के, ये वो हैं जिन्होंने 7 लोगों के साथ मिल करके अभिनव भारत की स्थापना की थी। संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अब वो पलट गए और वो कह रहे हैं कि मुझसे कहा गया था कि 5 लोगों के नाम दीजिए। जब आपका पंकज जी आपने अपनी दलील रखी। पंकज जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़े फैक्ट सुनिए मेरी बात, फैक्ट से अवगत कराता हूं। गोपाल जी 400 पहले विटनेस थे, उसमें से 100 को प्रोड्यूस करने की बात है एनआईए द्वारा, जिसके अंदर से 15 जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर दिया है। और अभी रिसेंटली एक विटनेस ने कहा है कि उसको प्रेशराइज किया गया था उस वक्त के इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा कि वो जानबूझ के योगी आदित्यनाथ और आरएसएस लीडर्स का नाम ले। तो जो कोर्ट के अंदर चल रहा है मैं बोल रहा हूं, तो आप या तो कह दीजिए कि पंकज जी आपके लिए विटनेस झूठे, हिंदू टेरर सच है। गोपाल जी नहीं, और केवल यही बात नहीं है, विटनेस की बात नहीं है, सारी चीजें जो इस तरह से सामने आ रही है, धर्म के साथ टेररिज्म को किसने जोड़ा? वो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जोड़ा ना। उन्होंने तो ये सैफरन टेरर का वर्ड निकाला। सैफरन टेरर को धर्म को टेररिज्म और आतंकवाद से जोड़ के और आज के समय में प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, आज उसकी बात तो सब पब्लिक डोमेन में है ना। आप क्या कहते हैं, प्रज्ञा जी के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है? जिस तरह से जो वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया वो तो पूरी तरह सामने है। और जो वो अभिनव भारत का पूरा जो कैंपेन था, जिस तरह से उस ब्लास्ट को लेके पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए, पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से यूपीए सरकार ने उस समय काम किया, वह एक तरीके से देश के साथ ही गद्दारी नहीं थी, आतंकवाद की लड़ाई को भारत की कमजोर करने का एक षड्यंत्र था। मैं कह रहा हूं कि क्या मैं कॉग्निजेंस इन फैक्ट्स का नहीं लूं? एमएच खान जी और रतन शारदा जी, मैं क्या इन फैक्ट्स का कॉग्निजेंस नहीं लूं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ये बात कहती है कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था, किस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट पे चिलीज डाले गए थे? क्या इस इनह्यूमन टॉर्चर की अगर बात पब्लिक डोमेन में तो मैं नहीं करूं? और जब आप विटनेस ने कितनी बड़ी बात करी है, क्या मैं इस बात को नहीं कहूं? ये सच्चाई है इस देश के सामने। जब विटनेस ये कह रहा है तो क्या विटनेस कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। जिस केसेस के अंदर आपने एक्यूज करा, वो केसेस के अंदर उस केसेस के अंदर अब एक्विटल हो रहा है। उस केसेस के अंदर 13 साल बाद एनआईए कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा। मतलब क्या उस वक्त जल्दीबाजी के अंदर एक पूरा का पूरा हिंदू टेरर का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी? रतन शारदा जी, उसके बाद मैं एमएच खान जी के पास आ रहा हूं। रतन शारदा जी और एमएच खान जी। रतन जी, मैं जाके मेन मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ। 2014 के बाद अचानक टेरर के अटैक कम कैसे हो गए? 1993 से लेकर टेरर अटैक बढ़ रहे थे, उसमें अटल जी का भी समय था, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं था, लेकिन 2005 के बाद में जिस तरह टेररिज्म को सपोर्ट मिला, जिस तरह से बोगी खड़ी की गई हिंदू टेरर की, उसके बाद में टेरर अटैक बढ़ते ही गए। मुझे ये बताइए कि अगर ये इस प्रकार के दावे ना करते, हिंदू टेरर का जामा ना खड़ा करते, तो क्या टेरर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? कर सकते थे। पर इनको इस प्रकार की काउंटर स्टोरी और स्टोरी किसने शुरू की? शरद पवार ने 1993 में इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट के बाद ने क्या कहा? एक नकली ब्लास्ट खड़ा किया ताकि हिंदू भी लगे वो भी टेरर करते हैं।
वहां से कांग्रेस की बुनियाद है इस प्रकार से हिंदू टेरर की स्टोरी बनाने की 2006 में 7 में शुरू नहीं हुई। अगर ये कहें कि भाई ये झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? 2006 से लेकर 2014 तक 6 साल लगातार इस कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 8 साल इन्होंने क्यों मुकदमा नहीं चलाया, इन्होंने क्यों चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? जब 8 साल में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, इनको सबूत नहीं मिले, तो आज आप बीजेपी सरकार पे दोष कैसे लगा सकते हैं? आपका मादा ही नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन हो, आपका मादा ही नहीं था कि आप इसके तक पहुंचे, क्योंकि आपको इस्लामिक टेरर को सपोर्ट करना था, हिंदुओं को बदनाम करना था। क्या अपने वोट बैंक को अपील करना था? देखिए इस वक्त केस चल रहा है रतन शारदा जी पर, मैं बड़ी बात पे आ रहा हूं रतन जी। अमित शाह को टेरर के एसआईटी के सुप्रीम कोर्ट के उसने छोड़ दिया तो भी उस पर आरोप लगते हैं। मोदी जी को बहुत प्रताड़ना दी, कुछ नहीं सिद्ध कर पाए तो भी ये लोग उस पर इल्जाम लगाते रहते हैं। असीमानंद बरी हो गए, उनके बयान सारे नकार गए, वो बयान ये लोग कोट करते हैं। मुझे ये बताइए, शिंदे, चिदम्बरम और कौन थे, दिग्विजय सिंह, मैं कहता हूँ समझौता ब्लास्ट के अंदर भी रतन शारदा जी, असीमानंद जी को पहले इन लोग ने पकड़ा था, उसके बाद समझौता ब्लास्ट के अंदर भी एक्विटल हो गया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं दिखा पाए। एमएच खान जी उठाते हैं ना ये लोग, मैं वही एमएच खान जी मेरी बात सुनिए। एमएच खान जी आज बहुत बड़ी बात इसलिए टेरर सिखाता है, उसके रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाल रहे उनकी? रतन जी मैं आ रहा हूँ। रतन जी देखिए, एमएच जी, एमएच खान जी, उनके बयान उनके कौन से प्रूफ थे बताएं वो? एमएच खान जी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया गया। एमएच खान जी, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उस वक्त अगर मालेगांव के समय, इन्वेस्टिगेशन के समय अगर योगी आदित्यनाथ का नाम फंसाने की कोशिश की विटनेस जो इस वक्त कोर्ट में कह रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बहुत बड़ा प्लॉट था एमएच खान जी, और योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस को टारगेट करने का प्लॉट था। विटनेस के हिसाब से मैं जा रहा हूं, ये विटनेस की अगर बात अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव हो जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश, और आज योगी आदित्यनाथ ने रैली के अंदर बोल ही दिया है। एमएच जी, एमएच खान साहब, नहीं वो ठीक बात है, लेकिन इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये कोशिश कर रहे हैं करने की कि एजेंसियां जो हैं हमारे इशारे पे चलती हैं, तो एजेंसियां आपके इशारे पे चलती हैं तो जो चाहे आप करा सकते हैं, तो उसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो एजेंसी चाहेगी वो करेगी। लेकिन सवाल बात है मालेगांव ब्लास्ट नहीं हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ है और किसी का क्यों नहीं चला? मुझे ये बताइए, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, बीएसपी एसपी दोनों दुश्मन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों आपने सवाल खड़े नहीं किए? क्यों मुस्लिम जनता को इन्होंने जेल में रखा, मालेगांव में छोड़ना पड़ा, तो हिंदुओं को पकड़ा छोड़ना पड़ा? आपके विचार पे या आपके बीच में मैंने बोला था, आपके बीच में बोला था मैं, ठीक है, आपके बीच में मैं बोला था, आप बहुत काबिल इंसान हैं, आपको थोड़ा सा तो धैर्य रखना चाहिए कि दूसरे को बोलने देना चाहिए। आपको इतना भी धैर्य नहीं है कि हाँ दूसरा बोल ले, आप ही बोल लीजिए। नहीं बोलिए ना एमएच जी, बोलिए ना एमएच खान जी, बोलिए रतन जी बोल लीजिए, बोलिए पूरी डिबेट आप कर लीजिए। एमएच खान जी बोलिए ना प्लीज, बोलिए प्लीज। अरे भाई शर्म नाम की कोई चीज होती है क्या? बोलिए ना एमएच खान जी, आप डिबेट पे आ जाइए। एमएच खान जी डिबेट पे आ जाइए। मैं अभी एक लाइन भी नहीं बोल पाया और हम लोग चलिए एमएच खान जी अब डिबेट पे आइए। हाँ डिबेट पे बोलिए। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं, और जब कांग्रेस वालों ने इंसाफ नहीं दिला पाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी 7 साल में इंसाफ दिला पाई है क्या? तो क्या कर पाई भारतीय जनता पार्टी? आज गवाह बोल रहा है कि हाँ इनका नाम लिया जा रहा था, तब 7 साल से क्या कर रही थी मोदी सरकार क्या कर रही थी? 2014 से मोदी सरकार आई हुई है। जवाब दे गोपाल जी। 2020 21 हो रहा है, 22 होने वाला है, तो ये सवाल तो इनके ऊपर भी तो उठता है ना। ये बिल्कुल गोपाल जी, आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। दुरुपयोग गोपाल जी ये बात तो है, सैयद अब्बास और गोपाल जी को लेकर मैं एमएच खान जी ने जो बोला है उसको आगे लेना चाहता हूं। रतन शारदा जी के पास आऊंगा उसके बाद, और पंकज जी के पास आऊंगा। देखिए ये सवाल वाजिब है क्योंकि 7 साल हो चुके हैं, जस्टिस चाहिए। अगर इतनी बड़ी ये कॉन्स्पिरेसी थी, इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज होना जरूरी है, तो अभी तक ये सिर्फ बात पॉलिटिकल रैलीज में करने से नहीं होगा, हमें कन्विक्शन चाहिए, हमें प्रोसिक्यूशन एनआईए की तरफ से जल्दी चाहिए। देखिए कानूनी, अगर हिंदू टेरर को आप कॉन्स्पिरेसी कहते हैं तो कॉन्स्पिरेटर्स को जेल भेजिए। नहीं, देखिए कॉन्स्पिरेसी के 2 अर्थ होते हैं, एक तो नरेशन की कॉन्स्पिरेसी और एक पर्टिकुलरली किसी एक्शन के अनुसार, जैसे ये जो विटनेस को इन्फ्लुएंस किया, ये तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारे एक्सपोज होंगे।
जहां तक नरेशन खड़ा करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुकी है कि कांग्रेस ने इसका पॉलिटिकल नरेशन क्रिएट किया। वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, टेररिस्ट एक्टिविटी के द्वारा, आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा वहां ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान माल का नुकसान हुआ। उसको एक सेपरेट हिंदू टेरर के अनुसार जो उसको नरेशन 13 साल बाद याद आया, 13 साल बाद याद आया। नहीं, ये तो सब शुरू से कह रहे हैं, जब से चिदम्बरम थे। को 13 साल बाद क्यों याद आया? तब 13 साल बाद क्यों याद आया? इतना समय हो चुका है, 13 साल का टॉर्चर झेल रहे हैं लोग, 13 साल बाद क्यों याद आया विटनेस को इतनी बार? लोग ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे 13 साल बाद याद आया। अब्बास, सैयद अब्बास, विटनेस का तो उनका ये तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है, लेकिन जहां तक प्रदीप साहब, मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था 29 सितंबर 2008 को, 6 लोग मारे गए, 100 से ऊपर लोग घायल हो गए। यहाँ पर हम किसका नाम देखते हैं? प्रज्ञा सिंह ठाकुर। अब मैं समझता हूँ कि सैफरन टेरर कहना गलत है, इस्लामिक टेरर कहना गलत है, क्योंकि एक आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादियों का मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। और दूसरी बात में आ जाऊं, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। प्रदीप भाई, वो इंसान बुरा है। और सबसे बड़ी ये बात है कि भाजपा और गोपाल जी, जिसके भाजपा के प्रवक्ता है, आप तो टेरर अक्यूज को अभी भी यूएपीए के क्रिमिनल प्रोविजंस में अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम है, आप उनको टिकट दे देते हो और वो सांसद में आ जाते हैं। गोपाल जी जवाब देखिए, ये जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून के अंतर्गत तो देश की एक कानूनी प्रक्रिया है, उसको सबवर्ट नहीं किया जा सकता। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, अगर हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को टिकट देते हैं, एमपी बनाते हैं, उनको जनप्रतिनिधि के रूप में लाते हैं, तो यह उनके वह काम पॉलिटिकल नरेशन का होता है। लेकिन जहां तक कानूनी प्रक्रिया है कि विटनेस क्या कह रहे हैं, कानून को कोर्ट क्या फैसला देगा, उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी एंगल के अंतर्गत जो चीजें, मेरा एक छोटा सा सवाल है, वही बात करूंगा जो प्रदीप भंडारी मतलब आप हमसे सवाल कर रहे हैं, 13 साल हो लोगों ने और नहीं, जिन लोगों ने नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? 13 नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। रतन शारदा जी और पंकज जी, देखिए मैं फोकस करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ी बात पे फोकस करना चाहता हूं। रतन जी प्लीज, आपने इसकी तरफ इंडिकेशन किया था। एमएच खान जी और फिर गोपाल जी के पास आऊंगा, सैयद अब्बास। देखिए पंकज जी और रतन जी, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया गया, मतलब कि उस वक्त से फोर्स करने की कोशिश की गई थी विटनेस के हिसाब से, जो विटनेस कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ का नाम किसी भी तरीके से टेरर प्लॉट के अंदर ले लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है रतन जी, और ये बहुत बड़ी बात है पंकज जी। मतलब कि एक इस वक्त मुख्यमंत्री और उस वक्त के इतने बड़े लीडर को आप कोशिश किया जा रहा था विटनेस के हिसाब से कि कॉन्स्पिरेसी के अंदर उसको मिला लो, जिससे आगे ना बढ़ सके, वो कॉन्स्पिरेसी में उसका नाम आ जाए, आरएसएस का नाम कॉन्स्पिरेसी में आ जाए, हिंदू वोट डिवाइड हो जाए, मुस्लिम वोट यूनाइट हो जाए। ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। क्या ऐसा था? मुझे ये इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। पंकज जी और रतन जी में से आप लोग चूज कर लीजिए, पहले कौन आएगा? पंकज जी आप आएंगे? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, पहले पंकज जी फिर रतन जी, 30 सेकंड पंकज जी फिर रतन जी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। और चूंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये सवाल उठता है कि 13 साल बाद एक विटनेस को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के पहले ये क्यों याद आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उस पर बुलाया गया था? और जब 5 लोगों का नाम पूछा जाता है तो बात को अटक जाते हैं और याद करके वो बाकी नाम बड़ी मुश्किल से याद आते हैं। दूसरा सवाल बड़ा ये है कि आखिर ये सब जो एक्विटल्स हैं, सो कॉल्ड एक्विटल्स, ये 2014 के बाद। रतन जी जवाब दे। ठीक है पंकज जी, आपने कहा रतन जी टाइमिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं। रतन जी, पंकज जी आपने अपनी बात, पंकज जी आपने अपनी दलील रखी, रतन जी जवाब दे। रतन जी ठीक है। देखिए, क्या कोर्ट में सुनवाइयां नहीं चल रही, रेगुलर चल रही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोर्ट की सुनवाई में बैठते हैं, जर्नलिस्ट जो बैठते हैं और वो सारी क्या चल रहा है बताते हैं। कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है। पहले 8 साल में चार्जशीट क्यों फाइल नहीं हुई? पहले 8 साल में मुकदमे क्यों नहीं चले? जब ये सारा हेराफेरी की गई, एनआईए और एटीएस आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के विरुद्ध बयान दिए, पाकिस्तान को छुड़वा दिया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, कह वो टेरर नहीं कर रहे हैं, टेरर भारत के हिंदू कर रहे हैं। इतनी बड़ी आपने टेरर के जो एक्यूज असली केसेस को छुड़वा दिया। अब आप कह रहे हैं कि मुकदमा क्यों नहीं चल रहा? मुकदमा चल रहा है ना, आप जाइए पता करिए रोज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कर्नल पुरोहित को आज भी आर्मी ने नहीं निकाला।
2006 में भी नहीं निकाला था, उसको पूरी तनख्वाह मिल रही थी, यानी आर्मी उसको गुनहगार नहीं मानती, आप उसको गुनहगार मान रहे थे। तो जब इस प्रकार के झूठे मुकदमे चलेंगे, आप सारे एविडेंस वॉचअप कर देंगे, जब पता ही नहीं कि एटीएस ने क्या कहा, एनआईए ने क्या कहा, तो बताइए केस सुलझेगा कैसे? मैं तो कहता हूं रतन जी आपने एक बात का बहुत बड़ा जिक्र किया और इसीलिए मैं एम एच खान जी और गोपाल जी को लाना चाहता हूं। मैं कहता हूं उस वक्त के ऑफिसर्स के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एम एच खान जी मुझे बताइए जी, रतन जी क्या कह रहे हैं आप? जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने कहा था कि आरएसएस कैंप्स के अंदर स्टैन गन और मशीन गनों की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बुलाया जाए। बिल्कुल जवाब गोपाल जी और एम एच खान जी, बिल्कुल एम एच खान जी और गोपाल जी, देखिए ये बहुत सीरियस है क्योंकि ये देश के अंदर प्रेसिडेंट सेट कर देगा। गुरुजी कैसी बातें नहीं, गोपाल जी और एम एच खान जी, देखिए एम एच खान जी पहले आप आए फिर गोपाल जी आएंगे। देखिए एम एच खान जी, क्या उस वक्त के इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कहा था, जैसे रतन जी बात कर रहे हैं कि आरएसएस के अंदर आतंक के कैंप चलते हैं, इस तरीके के बेबुनियाद बयान विदाउट एनी प्रूफ, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एम एच खान जी के साथ गोपाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके नहीं जी, प्रदीप जी आपकी बिल्कुल बात सही है। उस वक्त की एजेंसियां अगर ऐसी हरकतें कर रही थी तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि गवाह ने क्या 13 साल में पहली बार मुंह खोला? 13 साल तक किसी से बात नहीं किया उसने। 13 साल तक वो किसी को कहा नहीं कि हम पर यह प्रेशर डाला जा रहा था। ये सबकी जांच होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत है चुनाव के वक्त ये सब चीजें उठाने की, क्योंकि 13 साल तक वो गवाह चुपचाप रहा, किसी से बात नहीं किया। जवाब दे गोपाल जी, जवाब दे, 30 सेकंड जवाब दे। देखिए पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी दोनों है ये। गोपाल जी जवाब दे। अब एम एच खान जी आप उनके ऊपर मत बोलिए, उन्होंने नहीं बोला था। गोपाल जी। हाँ, देखिए पहली बात प्रदीप जी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और नरेशन अलग चीज है। कॉन्स्पिरेसी होती है पूरी तरह से प्लान करके क्रिमिनल एक्टिविटी करना, और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कोर्ट और यही सब काम कर सकते। पॉलिटिकल नरेशन और उस पे पॉलिटिकल पार्टीज और वो स्टेटमेंट देते हैं, और केवल योगी जी नहीं, इंद्रेश जी का नाम काफी तरीके से घुमाने की कोशिश की थी, आरएसएस के लीडर है। उसके बाद एक और इन्वेस्टिगेशन, मैं कह रहा हूं एक और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उस वक्त के जांच के अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। मैं इस वक्त जा रहा हूं, देश का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है कूप पे, हम तुरंत लौट रहे, देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद मैं सैयद अब्बास और बाकी सबके पास वापस आ रहा हूं। मैं आप लोग को जनता का रिएक्शन दिखाता हूं कू के ऊपर। आप देखिए देश की जनता क्या कह रही है। देश की जनता इस वक्त कू पे क्या कह रही है, देखिएगा सैयद अब्बास और शिवम त्यागी। कू के ऊपर अगर आप देखिए कि मेजॉरिटी जो पब्लिक ओपिनियन है, मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन इस वक्त इस पूरे के पूरे मुकदमे पे हमारे साथ में है कि हाँ ये पूरी एक बड़ी साजिश है। 90% से ज्यादा, 80% से 90% से ज्यादा लोग ऐसा कह रहे हैं। जिन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात देश कह रहा है, तो शिवम त्यागी और सैयद अब्बास, देखिए देश में रिएक्शन रिस्पॉन्स है कि कहना इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिवम त्यागी और सैयद अब्बास को लेके आए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए शिवम त्यागी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1999 के अंदर, जब अगर आपको याद होगा कि 1984 के अंदर सिखों के खिलाफ सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, 1999 में कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए एक स्टेटमेंट में आरएसएस को मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्लेम कर दिया था और कहा था कांग्रेस का इसमें कुछ रोल नहीं है। तो नेता जो होते हैं ना, वो अपना पलड़ा इजीली झाड़ते हैं। मैं मालेगांव का सच जानना चाहता हूं। मालेगांव का सच तभी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेटर्स और नेताओं के लिंक को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। शिवम त्यागी और सैयद अब्बास। शिवम त्यागी पहले। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रदीप जी, कहीं कोई दो राय नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ होनी ही चाहिए। इस देश में ये ट्रेंड है कि एक तरफ खास तौर पे जितने भी हिंदू नेता हैं, हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं, उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस और तमाम तरीके से गलत उनको फ्रेम करके उनको जेल डालने और उनके साथ क्या क्या करने का प्रयास हुआ, मालेगांव में तो इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए और इस देश में ये ट्रेंड भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं आप 2002 को इस देश के उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के और सैयद अब्बास जवाब इस तरह से टॉर्चर किया। सैयद अब्बास इस समय देश के गृह मंत्री जो है उनको किस तरीके से सैयद अब्बास बिल्कुल क्लीन चिट मिली। अब आप भाजपा के युवा नेता है शिवम साहब, आपका ये चश्मदीद गवाह कहां था 13 साल 84 को लेकर सैयद को कहां था भैया?
अभी आपने कहां से प्लान किया इस दवा को? ये आपका चश्मदीद गवाह जो है 13 साल से क्या मक्खियां मार रहा था, कर क्या रहा था आपका गवाह? जवाब दीजिए। अभी प्लान करना है उत्तर प्रदेश के चुनाव आने से पहले आपको अपने गवाह प्लान करना है। अरे देखिए भैया, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता मुंह खोलकर महक नहीं सकती कागज के फूलों से, तो आप जितना झूठ बोलना चाहिए बोल सकते गवाही हो। लेने की बात सबको की थी, पता उस पर है डाटा लगा दिया था कमलनाथ जी ने। चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव देश के में एक अलग तरह का टेरर फैला के रखा है। गवाह इस देश में जिस तरह से हिंदू को मलाइन करने की कोशिश की है, जिस तरह से हिंदू नेताओं को मलाइन करने की कोशिश की है, उनको जेल डाला गया है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, मेरी बात सुनिए आप सभी। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। उस वक्त गोपाल अग्रवाल जी को लेके आया जाएगा, गोपाल अग्रवाल जी को लेके आया जाएगा। गोपाल शिवम कहां इतना बिजी रहते हो, कितना बिजी रहते हो शिवम? इतने बड़े मुकदमे में, आप मुकदमे के अंदर आपकी एंट्री बिल्कुल थोड़े से समय के बाद हो गई। मैं गोपाल अग्रवाल जी और एमएच खान जी के पास और पंकज जी के पास आना चाहता हूं। मेरे पास आखिरी 3.5 मिनट है और श्याम से सुनिएगा। दोस्त देखिए कैसा मैं बताना चाहता हूं, पूरे एंगल समझिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया गया, विटनेस कह रहा है योगी जी का नाम उस वक्त उनको फोर्स करके लिया गया था, आरएसएस का नाम फोर्स करके लिया था, मतलब उस वक्त की पूरी प्लानिंग चल रही थी। अगर विटनेस का स्टेटमेंट सही होता है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं के आत्मविश्वास को कम कर दो, हिंदू डिवाइडेड हो जाए और हम अपनी सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति को आगे बढ़ाते जाए। ये अगर विटनेस की बात है तो इसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए गोपाल अग्रवाल जी, मेरी बात सुनिए गोपाल जी। क्योंकि अगर आप देखें 2006 का जब ब्लास्ट हुआ था तो 2006 के ब्लास्ट में आईईडी जो मालेगांव के अंदर पाए गए थे और उसका जो ज्यादातर लिंक सिमी के साथ और लश्कर तैयबा से होता था, एकदम से चार्जशीट में 2013 के अंदर अभिनव भारत का नाम ऐड कर दिया। तो ये सब पे जांच जो है होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए और अगर ये सच सामने आएगा तो हिंदू टेरर का बहुत बड़ा कोर्ट में भी इस चीजों को धीरे धीरे ये इसकी परतें खुल रही हैं और ये जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है ये लंबा होता है। इसके अंदर उस वक्त के जो पावर सेंटर्स थे उन लोगों ने इस सबको खड़ा करने की कोशिश की है, तो उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस था, वो पॉलिटिकल माइलेज ले रहे थे उसका। मुझे पॉलिटिकल नहीं, मुझे हिंदुओं मेरे को इस देश के लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। मतलब आप आतंकवादियों से हिंदुओं को लिंक करने का इतना घिनौना अमानवीय अपराध करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये विटनेस जो बोल रहे हैं सही होता है तो पंकज जी बिल्कुल विटनेस ने जो कहा उसको इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहिए, लेकिन प्राइमा फेसी बिल्कुल ये लगता है कि जो विटनेस है वह बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, सच्चाई भी नजर आने लगी। एक तरफ आप अरे कह रहे हैं तो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी है ना, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना, डायरेक्शन खड़ा किया होने दीजिए, जिस तरह से मोहन चंद शर्मा जी का शहादत को जिस तरह से अंडरमाइन किया गया, जिन्होंने उस पर दबाव डाला, उन अधिकारियों से पूछताछ कीजिए। 3 अफसरों के उसने नाम लिए हैं, उन तीनों अफसरों से पूछताछ कीजिए। तो उन अफसरों के ऊपर हाथ किसका था? पूरा किनके इंस्ट्रक्शन से फोनों से फोन जाते थे, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, टॉर्चर करो, इधर मारो, ये करो, वो करो, इसमें हिंदू, इसमें ये बोलो, उस पे बोलो। कौन था वो भाई? इसीलिए उस समय पावर सेंटर मैं कहना चाहता हूं एमएच खान जी, इलेक्शंस के करीब ये रेवोल्यूशन बहुत बड़ी बात होती है योगी आदित्यनाथ। एमएच खान जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस अधिकारी ने इस पर दबाव डाला था कि इनका नाम लिया जाए, क्या उस अधिकारी का ये गवाह नाम बता पा रहा है? इस अधिकारी ने कहा था, देखिए ये परमवीर सिंह का नाम लिया है, नहीं परमवीर सिंह का पूरा इन्वॉल्वमेंट। परमवीर सिंह को लेकर इतना डिफेंसिव क्यों है ये देश? परमवीर सिंह को लेकर उनके खिलाफ एक चार्जेस है क्या? परमवीर को लेकर एक चार्जेस है। देश के बड़े जर्नलिस्ट को पकड़कर उनके साथ किस तरीके से फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई? एमएच खान जी 20 सेकंड, उनको इतना डिफेंस क्यों करा जा रहा है? एमएच खान जी, परमवीर का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे भाई मैं कहां कह रहा हूं डिफेंड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसका नाम ले रहा है वो उसको पकड़ा जाए, जिसका नाम लिया जा रहा है। मैं तुम बचा ही नहीं रहा हूं किसी को। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी मेरे साथ जुड़े। एमएच खान जी, पंकज जी, गोपाल जी, कौन नहीं पकड़ना चाहता? एमएच खान जी, पंकज जी, गोपाल जी और सैयद अब्बास जी, और इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन की
और शिवम जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े, पर मेरे को यहाँ से डायरेक्टर मेरे कह रहे हैं कि इतना मुकदमा चल रहा है तो और 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो आप लोग से मैं वापस आना चाहता हूं। आज मेरे डायरेक्टर लोग खुश हो चुके हैं। तो सैयद अब्बास हाथ ऊपर कर रहे हैं। सैयद अब्बास, डिबेट में हाथ नहीं, कूद जाओ, आप कूद जाओ, आ जाओ। सैयद अब्बास कूदो जी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये बात है कि परमबीर सिंह कोई भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने में, उनको बदनाम करने में, उनको आतंकवादी बताने में सैयद अब्बास जैसे लोगों का तो बहुत बड़ा हाथ है। जी, शिवम त्यागी जी, जो सभी जो भाजपा के सपोर्टर हैं उनके पास जवाब नहीं है। 7 साल है आप क्या जवाब कांग्रेस किसका जवाब नहीं है, बताइए। जवाब आप नहीं दे रहे हैं। और सरकार कांग्रेस की थी, पुलिस कांग्रेस की थी, लोगों को गलत किया, लोगों को बताया गलत तरीके से, उन्होंने लोगों को टॉर्चर उन्होंने किया। सेफ्रन टेरर है क्या? सेफ्रन टेरर कभी ना लोगों को फोन करके आप लोगों को जबरदस्ती। अरे ये सेफ्रन टेरर, प्रदीप जी, बहुत सिंपल बात है, सिंपल बात है। सेफ्रन टेरर का शब्द किसने इजाद किया था? और उन्हें सजा दीजिए। आप अरे छोड़िए, आप सेफ्रन टेरर तो आप कांग्रेस बचाना ने चाहते हो, यूपीए ने खड़ा किया था। सेफ्रन टेरर आप बचाना चाहते हो समीर कुलकर्णी को। देखिए, आप जितना सच को दबाना चाहते, दिस इज अ वैलिड पॉइंट। नहीं, शिवम त्यागी, नहीं, गोपाल अग्रवाल जी, ये वैलिड पॉइंट है कि अगर आप बिलीव करते हैं कि सैफरन टेरर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी जो यूपीए द्वारा करी गई थी, तो पनिश करिए, पनिश करवाइए। प्रोसिक्यूशन है ना आपके हाथ में, सब आपके हाथ में, पनिश करवाइए। मैं तो चाहता हूं हिंदुओं को इस तरीके से आतंकवादी से जोड़ने वाला कितना भी बड़ा नेता हो, वो जेल के पीछे होना चाहिए। और आपके हाथ में दायित्व, आपके हाथ में 300 सीट आपके हाथ में। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं सिंपल बात कहता हूं कि जब हम लोग इस बात को एग्री करते हैं कि धर्म के साथ आतंकवाद को नहीं जोड़ना चाहिए, तो किसने जोड़ा? यूपीए ने जो सरकार ने आप भी जोड़ते हैं, आप भी जोड़ते हैं, आप भी कहते हैं धर्म को सेफ्रन टेरर शब्द कॉइन किया, अपने आप में सेफ्रन टेरर। ऑन दैट नोट दोस्तों, ऑन दैट नोट पंकज जी, मैं चाहता हूं परपेट्रेटर्स जेल जाए। एमएच खान जी, गोपाल जी, शिवम जी और सैयद अब्बास, मैं चाहता हूं जिन्होंने ये साजिश करी, ये प्रूफ हो जाती तो जेल जाए। आप सभी मेरे साथ बने और आप मेरे मुकदमे को नंबर 1 बनाए। हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा और ऐसे ही जनता के प्यार लेते रहिएगा। मैं आता हूं, मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं इंद्रेश कुमार जी, आरएसएस के सीनियर लीडर। इंद्रेश कुमार जी लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंडमान निकोबार से। दोस्तों, इतने उन्होंने बिजी स्केड्यूल से मेरे लिए समय निकाले। इंद्रेश जी, कल विटनेस ने कहा था इंद्रेश जी कि मालेगांव के अंदर फोर्स किया गया था योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेने के लिए उनको, और आरएसएस का नाम लेने के लिए फोर्स किया गया था, और आपका नाम लेने के लिए भी फोर्स किया गया था। तो आप कैसे देखते हैं ये इनके पीछे क्या इन्वेस्टिगेटर्स जो थे, इन सब के खिलाफ एक कानूनी बड़ी कार्रवाई इंडिपेंडेंट अलग से नहीं होनी चाहिए? इंद्रेश जी, ऐसा है, कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी। उन लोगों ने पहले भगवा को, जो कि भगवान सूर्य से, तथागत बुद्ध से, संतों से, ऊर्जा अग्नि से है, उसकी पवित्रता को बदनाम किया आतंकवाद कहकर। हिंदू जो दुनिया के अंदर सर्वसमावेशी विचार और समाज है, उसको भी आतंकवाद कहने का पाप किया उन्होंने और साजिश रची। उन्होंने पूरी ताकत से एजेंसीज में से कुछ लोगों का दुरुपयोग करने की कोशिश की जी, और दबाव बनवाया कि देश प्रेमी समाज का नाम, शांति प्रिय लोगों का नाम इस षड्यंत्र के अंदर खींचा जाए। अब आप कह रहे हैं कि ये उस समय भी ये एक्सपोज हो रहा था। इंद्रेश जी, आप कह रहे हैं षड्यंत्र था, तो मैं तो कह रहा हूँ षड्यंत्र के पीछे जो इन्वेस्टिगेटर्स था, ये महाराष्ट्र एटीएस के लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बयानबाजी की कार्रवाई होनी चाहिए। इंद्रेश जी, होनी चाहिए। ऑफिसर्स को तो गवर्नमेंट की एजेंसियों ने मिसयूज किया है और वो उसमें सफल नहीं हो सके। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि देश के अंदर कांग्रेस
और यूपीए के जो उनके सहयोगी हैं, जो आज भी जिन्ना को देशभक्त कहते हैं, इससे बड़ा कांग्रेस का और गांधी का क्या अपमान हो सकता है जी। उनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, इससे बड़ी देश के साथ क्या बेईमानी और गद्दारी हो सकती है। वो कहते हैं अनाप शनाप मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ाओ, और हम मुसलमान गरीब रहे, वो अपराधी रहे, बेरोजगार रहे, अनपढ़ रहे, इससे उनकी कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं वोट दे दो, यानी देश को देखिए इंद्रेश जी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये सच सामने हो जाता है, इंद्रेश जी नहीं, इंद्रेश जी मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सीनियर व्यक्ति आरएसएस से, अगर देखिए ये सच सामने प्रूव हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे सजा तो मिलनी चाहिए ना। कौन थे वो कॉन्स्पिरेटर्स, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर मालेगांव के पीछे की साजिश सामने आ जाती तो सजा तो मिलनी चाहिए। ये अभी तो दो काम होने चाहिए, इन पर स्वाभाविक रूप से वो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में साफ साफ चीजें आती जा रही हैं, और इसलिए कसूरवारों ने, अपराधी और पाप जिन्होंने किया है, जनता ने और मतदान के द्वारा इनको सबक सिखाना चाहिए, और इन्होंने कम से कम माफी मांगनी चाहिए, जिससे इसका सम्मान हो। नहीं तो ये लोग नेताओं पर भी कीचड़ उछालने में देर नहीं लगाते। इंद्रेश जी, कभी एमएस गोलवलकर पर, कभी सावरकर पर कीचड़ उछाल देंगे। इंद्रेश जी, ये चाहते हैं कि कांग्रेसी नेताओं का तो और उनके नेताओं का तो सम्मान हो, बाकी सबका अपमान करना और उसके लिए झूठ बोलते रहना, ये करते रहते हैं। आज भी ये कहीं ना कहीं बोल देंगे कि आरएसएस के लोगों ने बापू की हत्या करवाई, जबकि इन्हीं की सरकारें रही, 60 साल से अधिक इन्हीं की सरकारें रही, प्रूव नहीं कर सके, बल्कि बार बार आ गया कि नहीं है, फिर भी ये झूठ बोलते रहना, इससे बड़ा अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अमानवीय। इंद्रेश जी देखिए, ट्रायल अभी भी ऑन है यूएपीए के अंदर, यूएपीए के चार्जेस है, अभी भी ट्रायल ऑन है, ट्रायल चल रहा है, पर इन्हीं एक्यूज ने जो बार बार ऑफिसर का नाम लिया है, वो और जिन ऑफिसर का बार बार नाम लिया है उनका नाम है परमवीर सिंह। तो क्या ये ऑफिसर परमवीर सिंह या बाकी जो ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भगवा हिंदू आतंकवाद, इसको उस समय के सत्ताधारियों ने कहा है। इसका मतलब है कि साफ है, उन्होंने जब भगवा और हिंदू को आतंकवाद कहने का पाप अपराध किया है, तो साजिश के अंदर भी उन्हीं के हाथ होते हैं। इसका एक किस्म से खुशबू बनती है, इस तरह के संकेत उसमें से मिलते हैं। नहीं तो विश्व के अंदर किसी भी युग में और किसी भी समय में, और आज भी कोई भगवा और हिंदू को आतंकवाद कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जिन्होंने ये दुस्साहस किया है वह इस बात का भी प्रमाण बनता है कि साजिश उसी समय के अंदर हुई है। जी इंद्रेश जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा मकसद ये है कि जरूर इस वक्त ट्रायल ऑन है, हमें, मुझे, हम सबको हमारे देश की कानून व्यवस्था पर, जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, पर ये देश खुली आंखों से देख रहा है, क्योंकि अगर ये कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो जाती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो ये हिंदुओं के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी, हिंदुओं को आतंकवादी से जोड़ने की। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो देश इंतजार कर रहा है मालेगांव के पीछे का सच जानने के लिए। मेरे साथ आप इस मुकदमे में जुड़े, इसको आपने कूपे नंबर 1 बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।